रामपुर और पश्चिम के 4-5 जिलों में उनके मुख्यमंत्री कहे जाते थे आजम खान। क्या आजम खान की कहानी में राजनीति, कानून एक दूसरे से अलग दिखाई नहीं देते हैं? रामपुर के सियासी बादशाह कहे जाने वाले आजम खान के लिए आज का दिन एक बार फिर से बहुत ज्यादा अहम हो गया है। ईडी ने आज सुबह सुबह आजम खान और उनसे जुड़े हुए करीब 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है, जिसमें रामपुर है, सहारनपुर है, दिल्ली है और इसके समेत तमाम वो ठिकाने जिनसे उनका जुड़ाव रहा है, वहां पर ईडी की टीमें पहुंची और जांच का एक बहुत बड़ा केंद्र आजम खान का वो ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, वो भी बन गया है। वहां भी ईडी की टीमें और बहुत बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों को वहां पर तैनात किया गया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आज ईडी आजम खान के दरवाजे पर क्यों पहुंची, उनके जानने वालों तक क्यों पहुंची, उनसे जुड़े हुए लोगों तक क्यों पहुंची, बल्कि बड़ा सवाल तो यह है कि आखिरकार 2017 के बाद से आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सिलसिला इतना लंबा आखिरकार कैसे हो रहा है। पिछले लगभग 10 सालों का वक्त गुजर गया। आजम खान हो, उनके बेटे हो अब्दुल्ला आजम, उनकी पत्नी हो तंजीम फातिमा, ये तमाम लोग कभी जेल जाते हैं, कभी बाहर आते हैं, कभी चुनाव लड़ते हैं, कभी उनकी सदस्यता कैंसिल होती है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि पुरानी फाइलें उनकी खुल चुकी हैं और तमाम मामलों में इनके परिवार के कई लोगों को सजा मिल चुकी है। लेकिन ये पूरा मामला क्या है? क्या आजम खान की लड़ाई सिर्फ बीजेपी से है या सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार से उनकी लड़ाई को जोड़कर देखा जाना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जौहर यूनिवर्सिटी आखिर ऐसी कौन सी जगह है जिसे लेकर आजम खान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के बीच टकराव साफ तौर पर नजर आता है। और लगभग 9 साल से ज्यादा या 10वां साल चलने जा रहा है, यह वक्त बीतता गया लेकिन टकराव कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो आज के इस एक्सप्लेनर में मैं पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं, कैसे आजम खान के बुरे दिन की शुरुआत 2017 के बाद सत्ता से बाहर हटने की बात हो गई। उसके बाद जौहर यूनिवर्सिटी, उनसे जुड़े हुए प्रतिष्ठान, उनका फार्म हाउस, उनका बैरेज हाउस या फिर रामपुर में वो तमाम संपत्तियां जो आजम खान की थी, उस पर सरकार की निगाह टेढ़ी क्यों हो गई, उसको समझिए। अब इस कहानी का जो पहला चैप्टर है उसको समझाने की कोशिश करता हूं। आखिरकार आज हम आजम खान के विषय में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज सुबह सुबह आजम खान और उनसे जुड़े हुए लगभग ऐसे 10 ठिकाने हैं जहां सुबह सुबह ईडी ने रेड की है और क्या कुछ हुआ है वो बताता हूं मैं आपको। 19 अगस्त 2026 यानी आज की तारीख, ईडी ने आजम खान से जुड़े 10 ठिकानों पर सुबह सुबह तलाशी अभियान चलाया, जिसमें कार्रवाई रामपुर, सहारनपुर, दिल्ली और यहां तक कि लखनऊ में भी कुछ ठिकानों पर इनकी मौजूदगी देखी गई है। अब इस पूरी जांच का जो ईडी जांच कर रही है, जिसमें ईडी ने रेड की है, उस पूरी जांच का जो संबंध है वो जौहर यूनिवर्सिटी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ और उससे जुड़ा जो वित्तीय लेन देन था, और उसमें शक यह है कि उसके वित्तीय लेन देन के नाम पर बड़े स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर आजम खान और उनके परिवार ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। इसी के संबंध में ईडी ने रेड की है। यानी ईडी अब उस आर्थिक कड़ी को खंगाल रही है जो उनकी यूनिवर्सिटी, आजम खान से जुड़े हुए ट्रस्ट और उससे जुड़े हुए पैसों का स्रोत कहां था। आखिरकार इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, सरकार के सहयोग के साथ साथ जो प्राइवेट पैसा लगा वो किसने दिया, वो क्यों दिया, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कैसे खड़ी की गई और इसको खड़े करने में पैसा कहां से आया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उस पैसे का इस्तेमाल किस तरह से किया गया? ऐसा तो नहीं कि ट्रस्ट के नाम पर, यूनिवर्सिटी के नाम पर पैसा लिया गया और उस पैसे को बाहर तो नहीं भेजा गया। ये तमाम एलिगेशंस हैं और उसी की जांच अब ईडी कर रही है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ईडी की कार्रवाई में दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी तलाशे जा रहे हैं कि 2017 यानी 12 से लेकर 17 के बीच में कैसे इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई, पैसे का स्रोत क्या है, सरकार ने कितना दिया, कंस्ट्रक्शन में कितना खर्चा हुआ, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को मैच किया जा रहा है। अब आज सुबह सुबह ईडी की छापेमारी के बाद जांच शुरू हो गई है। बरामदगी क्या हुई है और अंतिम निष्कर्ष के बारे में आधिकारिक तस्वीर थोड़ी देर बाद या कुछ दिन के बाद साफ होगी, क्योंकि इस पूरे मामले में अभी तक ईडी की तरफ से बयान नहीं आया है। अब इस पूरी कहानी का, यानी आजम वर्सेस योगी आदित्यनाथ के इस पूरी कहानी का, सत्ता में आने के, सत्ता में जाने के बाद से लेकर आजम और उनके पूरे परिवार की दिक्कतें क्यों बढ़ गई है
उसका दूसरा चैप्टर जानिए। आखिरकार 2017 के बाद से ये पूरी कहानी, क्योंकि आजम खान के नाम का सिक्का चलता था, रामपुर और पश्चिम के 4-5 जिलों में उनके मुख्यमंत्री कहे जाते थे आजम खान। लेकिन हालात कैसे बदले, अब क्या हो रहा है ये समझिए जरा। आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से बहुत ज्यादा प्रभावशाली नेताओं में से एक रहे हैं। उनकी राजनीतिक जमीन रही है, लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार के आने के बाद जो सबसे बड़ा इंपैक्ट समाजवादी पार्टी के नेताओं पर पड़ा है, उसमें आजम खान का नाम सबसे ऊपर है। उनके खिलाफ कार्रवाई का एक नया दौर शुरू हुआ जो अब तक थमा नहीं है। हर महीने, हर साल में मुकदमे, पुरानी जांचों के बाद कोर्ट से सजा, और सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता संसद से लेकर विधानसभा तक रद्द हो जाना। अब आजम खान के खिलाफ जमीन का कथित अतिक्रमण, धोखाधड़ी, भड़काऊ भाषण और दूसरे मामलों में बहुत बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट यह कहती है कि अलग अलग थानों में 2017 के बाद से उनके खिलाफ दर्ज जो मुकदमे हैं, लगभग 80 से ज्यादा मुकदमे आजम खान और उनके परिवार पर दर्ज किया गया है। इसमें बहुत बड़ी संख्या जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़ी हुई जमीन के कथित विवाद से संबंधित रहा है। यहीं से आजम खान और योगी सरकार के बीच टकराव, ऐसा कहा जाता कि अब यह सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि जिस तरह की कार्रवाई, जिस तरह का एक्शन, जिस तरह की रेड्स हो रही हैं, यह पूरा मामला कहीं ना कहीं पर्सनल है। और इसके पीछे जानकारी ये कहते हैं कि आजम खान का वो भड़काऊ बयान जो बार बार प्रोवोक करता था, और सत्ता से जाने के बाद जो सबसे ज्यादा टारगेट पर चेहरा रहा है, वो आजम खान नजर आता है। लेकिन ये पूरी अदावत अब कानूनी लड़ाई में बदल चुकी है। अब तीसरे चैप्टर की बात करते हैं। आजम खान बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का चेहरा योगी आदित्यनाथ। आखिरकार इस अदावत की असली वजह क्या है? क्या सचमुच जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े दुश्मन है आजम खान के, ऐसा कुछ है या नहीं है? और है तो फिर क्यों है? आजम खान और योगी आदित्यनाथ की राजनीति बहुत ज्यादा अलग अलग ध्रुवों पर है। वो रामपुर के, वो गोरखपुर के, लगभग उन दोनों के बीच फासला भी 600 किलोमीटर से ज्यादा का है। लेकिन एक तरफ आजम खान समाजवादी पार्टी की राजनीति के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी के और हिंदुत्व के पोस्टर बॉय कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ, जो कि कानून व्यवस्था के नाम पर मजबूत राजनीतिक चेहरे के तौर पर पिछले 8-9 सालों में उभरे हैं। 2017 के बाद से योगी सरकार ने आजम खान के खिलाफ हुई शिकायतों और मामलों पर बहुत तेज कार्रवाई की है। आजम खान और समाजवादी पार्टी की तरफ से समय समय पर यह आरोप लगाया गया कि उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही है वो राजनीतिक बदले की भावना से हो रही है। वहीं सरकार और जांच एजेंसियों का इस पूरे मामले में पक्ष ये रहा है कि यह पूरी कार्रवाई कानून और दर्ज मामलों के आधार पर की जा रही है। इसलिए इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक बात जरूर याद रखिएगा कि आजम खान की कहानी में राजनीति, कानून एक दूसरे से अलग दिखाई नहीं देते हैं, और इस टकराव का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई है आज की तारीख में वो जौहर यूनिवर्सिटी। जो आजम खान का सपना था, वो सपना साकार तो हुआ, लेकिन वही सपना आजम खान के गले की हड्डी बन गया। अब इस पूरे मामले में चौथे चैप्टर पर आपको लेकर चलते हैं। आखिरकार ये कौन सी बला है जौहर यूनिवर्सिटी, जिसकी वजह से पूरे का पूरा आजम खान का परिवार, उनका बेटा, उनकी पत्नी, सब जेल की हवा खाकर बाहर आ चुके हैं, कुछ तो अभी भी जेल में हैं। अब मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में आजम खान के सबसे बड़े राजनीतिक और सामाजिक प्रोजेक्ट्स में से एक रहा है। आजम खान ने इसे शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी को विकसित किया। इसके पीछे मौलाना मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी की भूमिका, और आजम खान इसके साथ सीधे जुड़े रहे हैं। आजम खान के लिए जौहर यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि यह उनके राजनीतिक जीवन की बहुत बड़ी विरासतों में से एक चीज थी। लेकिन सरकार और आजम खान के बीच विवाद का जो सबसे बड़ा केंद्र है, जो आजम खान का सपना था जो साकार तो हो गया, वो यही जौहर अली यूनिवर्सिटी है। अब आखिरकार इस यूनिवर्सिटी के नाम पर आजम खान और यूपी सरकार के बीच विवाद क्यों शुरू हुआ? यह पूरा विवाद जौहर अली यूनिवर्सिटी के नाम पर जो जमीनें एक्वायर की गई थी उसके नाम पर शुरू हुआ। सरकार की तरफ से आरोप लगाया गया कि यूनिवर्सिटी के लिए जमीन हासिल करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसका नियमों का उल्लंघन हुआ, और सरकारी जमीन से जुड़े मामले में खूब जमकर अनियमितताएं बरती गईं। एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को दी गई 3.24 एकड़, लगभग 3.5 एकड़ जमीन को लीज
रद्द किए जाने के फैसले में दखल देने से साफ इनकार किया था। मामला उस जमीन के इस्तेमाल और लीज की शर्तों से जुड़ा हुआ था। अब इस पूरे मामले में यानी जौहर अली यूनिवर्सिटी का विवाद केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब यह कानूनी भी होता गया, क्योंकि यह जमीन प्रशासन, अदालत और अब ईडी की जांच तक आजम खान, उनका परिवार, उनकी यूनिवर्सिटी उस मुहाने पर पहुंच गई हैं जो पिछले 9 साल से यह सिलसिला चल रहा है। अब इस पूरी कहानी का 5वां चैप्टर क्या है? आखिरकार इस यूनिवर्सिटी के बनाने के बाद, सत्ता से बाहर जाने के बाद रामपुर में आजम खान और उनका परिवार कैसे उन पर संकट आया और वो संकट बढ़ता जा रहा है। अब आते हैं आजम खान के परिवार पर। आजम खान के साथ उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला भी कानूनी मामलों में बुरी तरह से घिरे हुए हैं। सबसे बड़ा मामला क्या था वो जानिए। सबसे बड़ा मामला जो उनके बेटे के नाम से जुड़ा हुआ है वो है फर्जी जन्म प्रमाण पत्र वाला मामला। आरोप यह था कि अब्दुल्ला आजम के जन्म से जुड़े हुए दस्तावेजों में आजम खान ने फर्जीवाड़ा किया गया था। इस मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को अक्टूबर 2023 में अदालत ने दोषी ठहराया और तीनों को 7-7 साल की सजा सुनाई। यानी पहली बार आजम खान का पूरा परिवार एक बड़े आपराधिक मामलों में जेल पहुंचा। अब आपको छठा चैप्टर बताते हैं, कब कब जेल गए आजम खान और उनका परिवार। यह पूरी टाइमलाइन क्या है उसको समझाता हूं। 2019 आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ कई संगीन मामले सामने आए। इस दौरान जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े जमीन और दूसरे मामलों में कार्रवाई सरकार ने तेज की। 2019 में अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ मामला भी दर्ज किया गया, जबकि फरवरी 2020 में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम ने अदालत में सरेंडर किया और तीनों को जेल भेजा गया। यह परिवार के लिए ऐसा बताया जाता है कि पिछले 50 साल के राजनीतिक जीवन में यह सबसे बड़ा संकट था, क्योंकि आजम खान तो जेल गए थे लेकिन अब्दुल्ला या उनकी पत्नी कभी जेल नहीं गए थे। लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद पूरा परिवार जेल में था। 2022 की अगर बात करें तो आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली और करीब 2 साल जेल में रहने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ। लेकिन अक्टूबर 2022 में एक हेट स्पीच के मामले में आजम खान को 3 साल की सजा सुना दी गई और उसके बाद फिर से उन्हें जेल जाना पड़ा। हालांकि बाद में इस मामले में उन्हें राहत भी मिली और 2023 में अदालत ने उन्हें इस पूरे मामले में बरी कर दिया। लेकिन अक्टूबर 2023 में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई गई। यानी परिवार के तीनों प्रमुख सदस्य जो पॉलिटिकली चेहरे हैं, आजम खान के बाद अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के साथ उनकी मां तंजीम फातिमा, तीनों प्रमुख सदस्य एक साथ दोषी ठहराए गए। अब बात 2025 की। आजम खान और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 पैन कार्ड से जुड़ा मामला मुकदमे में चला गया। आरोप यह है कि अब्दुल्ला के नाम पर अलग अलग जन्मतिथि के आधार पर 2 पैन कार्ड इस्तेमाल किए गए। नवंबर 2025 में दोनों को यानी आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई। यही सजा आजम खान को दोबारा से जेल के मुहाने पर ले जाकर खड़ी कर दी। अब बात 2026 की। इस साल भी कानूनी मुश्किलें इस पूरे परिवार के खत्म नहीं हुई। 2019 के कथित अपमानजनक बयान के मामले में आजम खान को 2 साल की सजा मिली और जुलाई 2026 में अदालत ने उस सजा को भी बरकरार रखा। इस तरह आज की तारीख में आजम खान की कानूनी लड़ाई कई मोर्चों पर चल रही है। इस कहानी का 7वां चैप्टर समझिए। आजम खान की पत्नी और बेटे के साथ क्या हुआ, क्योंकि आजम खान के साथ जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं। उनकी यूनिवर्सिटी के नाम पर कैसे पैसे बटोरे गए, कैसे जमीनों पर अतिक्रमण किया गया, प्राइवेट तो प्राइवेट, सरकारी जमीनों को भी निशाना बनाया गया। लेकिन अगर सिर्फ आजम खान की कहानी बताई जाए तो तस्वीर पूरे मामले में अधूरी रहेगी। अब इस कहानी के उन पहलुओं को समझिए जो आजम खान से जुड़े हुए हैं और उनके बहुत इमोशनल कनेक्ट, क्योंकि उनकी पत्नी का मामला है, उनके बेटे अब्दुल्ला का मामला है, वो भी अब इस कानूनी लड़ाई का हिस्सा बन गए हैं। तंजीन फातिमा को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा मिली हुई है। अब्दुल्ला आजम को इस मामले के अलावा अलग पैन कार्ड मामले में भी 7 साल की सजा हो गई है। अब्दुल्ला की राजनीति पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। वो विधायक चुने तो गए लेकिन जेल जाना पड़ा उन्हें। 2017 के विधानसभा चुनाव में उनकी उम्र को लेकर विवाद हुआ था और बाद में इसी के आधार पर उनकी विधानसभा की जो सदस्यता थी वो भी चली गई। यानी 2017 के बाद संकट सिर्फ आजम खान के राजनीतिक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसका असर उनके बेटे और उनके राजनीतिक करियर पर भी साफ तौर पर पड़ा। कहानी का 8वां चैप्टर, जौहर यूनिवर्सिटी पर सरकार की कार्रवाई आखिरकार कैसे। पूरी की पूरी सरकार की निगाहें रामपुर पर टिकी हुई हैं।
जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद समय के साथ कम होने की बजाय गहरा होता गया। पहले यह लगा कि 5 साल की सरकार है, आएगी और 22 में चली जाएगी, लेकिन 22 में जब समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आई तो यह मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया। सरकार ने यूनिवर्सिटी से जुड़ी जमीनों पर जमकर कार्रवाई की। एक अहम जमीन विवाद में अदालतों में लंबी लड़ाई चली और सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में यूपी सरकार के पक्ष में फैसला दिया। मतलब गलत जरूर कुछ ना कुछ हुआ था। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट की उस चुनौती को स्वीकार नहीं किया जिसमें जमीन के लीज को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। इसके बाद भी अब यह पूरा विवाद खत्म नहीं हुआ। 2026 में यूनिवर्सिटी पर प्रशासनिक और जमीन से जुड़े विवादों के चलते यह कार्रवाई और संभावित ध्वस्तीकरण को लेकर फिर से बड़ा विवाद खड़ा हो गया। यानी जिस यूनिवर्सिटी को आजम खान अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनते थे, वही आज उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई में सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी है। अब इस कहानी का 9वां चैप्टर आपको बताते हैं। आज आखिरकार 19 अगस्त को जो ईडी ने रेड की है वो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अब पूरी कहानी जहां से हम शुरू किए थे वहां आपको लेकर चलते हैं। ईडी की कार्रवाई आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिर्फ किसी एक पुराने एफआईआर या आरोप से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, बल्कि अब यह पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय लेन देन की जांच तक पहुंच गया है। यानी जांच एजेंसी, सेंट्रल जांच एजेंसी जो है वो ये समझने की कोशिश कर रही है कि यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट से जुड़े पैसे का पूरा वित्तीय ट्रेल कहां है, आजम खान के प्रभाव में किन किन लोगों ने पैसा दिया, कहां से पैसा आया, कितने का काम हुआ, बाकी बचा पैसा क्या हुआ, किस रास्ते से आया, किस रास्ते से गया। अब वो पूरी ट्रेल जो है उसको आइडेंटिफाई करने का काम एजेंसियां कर रही हैं। पैसा कहां से आया, यह सबसे बड़ा सवाल है। किसके जरिए आया, कहां खर्च हुआ, क्या किसी अवैध स्रोत के जरिए इस पैसे को यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट तक पहुंचाया गया, यह भी जांच का विषय है। क्या किसी सरकारी या ठेके से जुड़े धन के कथित डायवर्जन का कोई लिंक बनता है? रिपोर्टों के मुताबिक ईडी की जांच इसी तरह के वित्तीय एंगल पर पूरी तरह से केंद्रित है। लेकिन ध्यान रहे कि इन सवालों के जवाब अभी जांच का हिस्सा है, कोई भी तथ्य साबित नहीं हुआ है। अब इस पूरे एक्सप्लेनर का 10वां चैप्टर जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आखिरकार आजम खान का राजनीतिक भविष्य क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। क्या आजम खान की राजनीतिक कहानी खत्म हो गई है या फिर जेल और मुकदमों के बावजूद वो समाजवादी पार्टी के राजनीति में वापसी कर सकते हैं? हाल के दिनों में भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जेल में आजम खान और अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की है। इससे यह तो साफ है कि पार्टी के भीतर आजम खान का राजनीतिक महत्व पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हालांकि जब लोकसभा चुनाव में टिकट देने की बारी आई तो रामपुर में आजम खान की नहीं चिली, ये बात भी सबके जहन में है। लेकिन कानूनी अड़चनें इस पूरे मामले में बहुत बड़ी हैं क्योंकि उनको जेल हो चुकी है, दोष सिद्धि हो चुकी है, जेल की सजा, और चल रहे मामले में चुनावी राजनीति पर उनका सीधा, क्योंकि उनके खिलाफ दोष सिद्धि हो चुकी है, जेल की सजा चल रही है और जो मामले चल रहे हैं उससे उनके चुनावी राजनीति पर सीधा असर पड़ता क्योंकि वो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। इसलिए आजम खान के लिए लड़ाई अब सिर्फ योगी सरकार के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि ये उनके राजनीतिक भविष्य, परिवार और जौहर यूनिवर्सिटी तीनों के अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। ऐसे में अगर इस पूरी कहानी को एक लाइन में समझें तो 2017 में सत्ता बदली, उसके बाद आजम के खिलाफ मुकदमों का सिलसिला बढ़ गया, परिवार कानूनी शिकंजे में आया, आजम खान और उनके बेटे को अलग अलग मामलों में जेल मिली, पत्नी भी 7 साल की सजा पा चुकी हैं। और इस पूरी कहानी के बीच जौहर यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा विवाद बनकर सामने आई है। और आज यानी 19 अगस्त को ईडी की छापेमारी ने इस कहानी को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। अब असली सवाल यह है कि क्या ईडी की आज की कार्रवाई जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित वित्तीय लेन देन की जांच में कोई बड़ा खुलासा करेगी? क्या आजम खान की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं या फिर अदालत और जांच की प्रक्रिया में उन्हें राहत मिलेगी? फिलहाल इतना तय है कि रामपुर की राजनीति में आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।